स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियर कास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप, जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दहशत भरी कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य सक्सेना है। पिछले 8 सालों से मैं दिल्ली की एक प्रतिष्ठित मैगजीन सत्य खोज के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता आ रहा हूं। मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है, राजनीतिक हत्याएं, माफिया के काले कारोबार, भ्रष्ट नेताओं के छुपे राज। मैंने हमेशा सच को सामने लाया है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी रही हो। लेकिन कालापुर ने मुझे वो दिखाया जो मेरी समझ से परे था। उसने मेरे अंदर के उस तर्कशील इंसान को तोड़ दिया जो हर चीज का वैज्ञानिक कारण खोजता था। आज जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो चेहरा दिखता है, वो काला खाली वॉइड जहां एक इंसान का चेहरा होना चाहिए था। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, शुरू से। 14 जनवरी 2023 सुबह 9:47 दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। मैं अपने ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठा था, हाथों में गर्म कॉफी का मग पकड़े। खिड़की से धुंध भरी सड़क दिख रही थी। लोग सिकुड़े हुए तेज कदमों से अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अधूरी स्टोरी खुली थी, किसी मंत्री के बेटे की हिट एंड रन केस। बोरिंग, प्रिडिक्टेबल। तभी मेरा इंटरकॉम बजा। आदित्य, रोहित सर बुला रहे हैं। अभी? रिसेप्शनिस्ट प्रिया की आवाज थी। अभी आया। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और एडिटर इन चीफ रोहित मेहरा के केबिन की तरफ चल दिया। रोहित सर 50 के पार थे, सफेद बालों वाले, पतले फ्रेम के चश्मे पहनने वाले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जब भी उन्हें कोई बड़ी स्टोरी मिलती थी। आज उनकी आंखों में वही चमक थी। बैठो, उन्होंने कहा बिना ऊपर देखे। वो एक पुरानी फाइल के पन्ने पलट रहे थे। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने चश्मा उतारा और मुझे देखा। आदित्य, तुमने कालापुर का नाम सुना है? मैंने सोचा। नहीं सर, कहाँ है? राजस्थान, जोधपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर, थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव। वहां क्या हुआ? रोहित सर ने वो फाइल मेरी तरफ सरकाई। पिछले 10 सालों में उस गांव से 15 बच्चे गायब हो चुके हैं। मेरी भौहें सिकुड़ी। 15? 10 सालों में? यह तो बहुत ज्यादा है एक छोटे गांव के लिए। बिल्कुल, और सबसे अजीब बात, कोई भी बच्चा कभी नहीं मिला, न जिंदा न मृत। मैंने वाक्य पूरा किया। सही। मैंने फाइल खोली। अंदर पुराने अखबारों की कतरनें थीं, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक लिस्ट। गायब बच्चों की सूची। मोहन लाल 8 साल, 14 फरवरी 2013। गीता देवी 7 साल, 15 मार्च 2013। राकेश 9 साल, 14 अप्रैल 2014। सविता 6 साल, 13 मई 2014। अर्जुन 10 साल, 12 जून 2015। और इसी तरह 15 नाम। सर, ये तारीखें। मैंने गौर से देखा। कुछ पैटर्न है क्या? रोहित सर मुस्कुराए, वो मुस्कान जो कहती थी कि मैंने सही सवाल पूछा। हर तारीख पूर्णिमा की रात है। मेरी रीढ़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं एक रैशनल इंसान था। कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर कोई सीरियल किडनैपर जो डिलिबरेटली इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यही तो मुझे जानना है, रोहित सर ने कहा। लेकिन एक और बात है। क्या? गांव वाले कहते हैं कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। वो कहते हैं कि यह एक चुड़ैल का काम है। मैं हंस पड़ा। सर, आप सीरियस नहीं हो सकते। मैं नहीं हूं, लेकिन वो लोग हैं। और सबसे अजीब बात, पुलिस ने सारे केसेस बंद कर दिए हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई एफआईआर एक्टिव नहीं, जैसे 15 बच्चों का गायब होना कोई बड़ी बात ही ना हो। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। जहां पुलिस चुप हो जाए
वहां जरूर कुछ गड़बड़ होती है। आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? हाँ, पूरी तहकीकात करो, पता लगाओ कि असल में क्या हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, कोई कल्ट हो सकता है, शायद कोई सीरियल किलर जो अंधविश्वास की आड़ में बच्चों को मार रहा है। जो भी हो, मुझे सच चाहिए। मैंने फाइल बंद की। मैं कल ही निकलता हूं। अकेले? हाँ, अकेले में लोग ज्यादा खुलकर बात करते हैं। रोहित सर ने मुझे कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोले, सावधान रहना आदित्य, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तर्क काम नहीं करता। मैं मुस्कुराया। सर, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं करता था एक जमाने में। मैं उनका मतलब नहीं समझा, लेकिन उस वक्त मैंने इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये मेरी पहली गलती थी। कालापुर का सफर 16 जनवरी 2023 जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे राजस्थान की सूखी गर्म हवा ने घेर लिया। जनवरी का महीना था, लेकिन यहां दिल्ली जैसी कड़कड़ाती ठंड नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खुश्की थी जो गले को सुखा देती थी। मैंने एक किराए की जीप बुक की। ड्राइवर का नाम राम सिंह था। 50 के आसपास का आदमी, गहरे सांवले रंग का, घनी मूंछों वाला। उसके चेहरे पर जिंदगी की कठिनाइयों की लकीरें साफ दिखती थीं। कालापुर? उसने मेरी मंजिल सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखा। साहब, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? काम है। क्यों? उसने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, बस वो जगह अच्छी नहीं है। मैं जीप में बैठ गया। चलो, रास्ते में बताना क्या बुरा है वहां। जीप चल पड़ी। शहर की सीमा पार करते ही दुनिया बदलने लगी। पक्की सड़कें कच्चे रास्तों में बदल गईं। इमारतों की जगह रेत के टीलों ने ले ली। कहीं कहीं सूखी बबूल की झाड़ियां दिखती, जैसे रेगिस्तान के भूखे हाथ। साहब, आप पत्रकार हैं? राम सिंह ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपके पास वो वाली नजर है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ याद रखती है। मैं मुस्कुराया। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। साहब, मैं एक बात बोलूं? बोलो। कालापुर मत जाइए। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, सच्चा डर था। क्यों? राम सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे उस गांव में, महेंद्र सिंह। उसकी बेटी थी नीलम, 7 साल की, गुलाबी गालों वाली, हमेशा हंसती रहने वाली थी। 5 साल पहले पूर्णिमा की रात वो अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की में सलाखें थीं। कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने या बाहर आने का। फिर सुबह जब महेंद्र ने दरवाजा खोला, कमरा खाली था। नीलम नहीं थी, खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन नीलम गायब थी। मेरी भौहें सिकुड़ी। यह तो इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई रास्ता रहा होगा। साहब, मैं भी यही सोचता था। मैं खुद गया था उस कमरे में, हर ईंट, हर दरार चेक की। कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है बच्ची रात में किसी ने बाहर निकाला हो और दरवाजा फिर से बंद कर दिया हो। राम सिंह ने सिर हिलाया। दरवाजा अंदर से कुंडी लगी थी साहब, वो सिर्फ अंदर से खुल सकती थी। मैं चुप हो गया। यह लॉजिकल नहीं था। और पुलिस? राम सिंह ने कड़वी हंसी हंसी। पुलिस आई, घूमी, चाय पी और चली गई। 2 हफ्ते बाद केस बंद। अननेचुरल डिसअपीयरेंस लिखा फाइल में। अननेचुरल डिसअपीयरेंस? ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है साहब। वहां की पुलिस, वो लोग कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जो वो बताना नहीं चाहते, या शायद बता नहीं सकते। हम कुछ देर चुप रहे। जीप रेतीले रास्तों पर हिचकोले खाती आगे बढ़ती रही। तुम भी मानते हो उस चुड़ैल में? मैंने पूछा। राम सिंह ने मुझे रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। भूत प्रेत में यकीन करूं या न करूं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, उस गांव में कुछ गलत है, बहुत गलत। और जो लोग वहां जाते हैं वो बदल जाते हैं मतलब पता नहीं साहब, बस उनकी आंखों में कुछ चला जाता है। जिंदगी, उम्मीद, पता नहीं। मैंने विंडो से बाहर देखा। सूरज पश्चिम की तरफ झुक रहा था। आसमान में नारंगी रंग बिखेर रहा था। कितनी देर और? आधा घंटा। लेकिन साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। बोलो। मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही रुकूंगा, और सूरज ढलने से पहले आप वापस आ जाइएगा। शाम 4:30 कालापुर। जब जीप गांव की सीमा पर रुकी तो मुझे पहली बार वो एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ गलत था।
गांव का एंट्रेंस एक पुराना जंग लगा गेट था। उस पर एक बोर्ड था, कालापुर, जनसंख्या 847। लेकिन 847 पर किसी ने कई बार काट लगाई थी। उसके नीचे अलग अलग नंबर लिखे थे, 823, फिर 798, फिर 756। जनसंख्या घट रही थी। गेट के पार मैं गांव देख सकता था। पुराने टूटे फूटे मकान, सड़कें जिन पर सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई, और सबसे अजीब बात, सन्नाटा। दोपहर के 4:30 बज रहे थे। इस वक्त किसी भी गांव में हलचल होनी चाहिए, बच्चे खेलते दिखने चाहिए, औरतें बातें करती दिखनी चाहिए, लेकिन यहां कोई नहीं था। साहब, मैं यहीं रुकता हूं, राम सिंह ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आप सूरज ढलने से पहले वापस आ जाइए, प्लीज। मैंने अपना बैकपैक उठाया, कैमरा, नोटबुक, पानी की बोतल, टॉर्च और एक पॉकेट नाइफ, जरूरत की सारी चीजें। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मेरे पैर गांव की जमीन पर पड़े, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा यहां अलग थी, भारी, दम घोंटू, जैसे हवा में ही कोई वजन हो, और एक गंध, हल्की सी लेकिन साफ महसूस होने वाली, सड़न की गंध, किसी मरी हुई चीज की। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ना शुरू किया। गांव की मुख्य सड़क पर चलते हुए मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। घर पुराने थे, ज्यादातर पत्थर और मिट्टी से बने। दीवारों पर सफेदी उतर चुकी थी, कई जगह दरारें थीं। कुछ घर तो पूरी तरह अबैंडन्ड लग रहे थे। दरवाजे टूटे, खिड़कियां खुली, अंदर अंधेरा। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात थी, कोई बच्चा नहीं था। किसी घर के बाहर कोई खिलौना नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई झूला नहीं। दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनी तस्वीरें नहीं, जैसे इस गांव में बच्चों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। मैं एक चौराहे पर रुका। दाएं तरफ एक पुराना मंदिर था, शिवजी का। बाएं तरफ कुछ दुकानें थीं, सब बंद। सामने एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक चबूतरा। वहां कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। मैं उनके पास गया। नमस्कार। 5 बूढ़े थे, सब 70 से ऊपर के। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे, आंखें ढंसी हुई। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं दिल्ली से आया हूं, मैंने कहा। पत्रकार हूं। मैं यहां की घटनाओं के बारे में जानना चाहता हूं, बच्चों के बारे में। एक बूढ़े की आंखों में कुछ चमका, डर, गुस्सा, पता नहीं। यहां कुछ नहीं होता, उसने कर्कश आवाज में कहा। तुम गलत जगह आ गए हो, वापस जाओ। लेकिन 15 बच्चे? कोई बच्चे नहीं हैं, दूसरे बूढ़े ने जोर से कहा। उसकी आवाज में पैनिक था। यहां कुछ नहीं हुआ, जाओ, अभी जाओ। वो सब उठ गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए, मुझे वहीं छोड़कर। अजीब। मैं आगे बढ़ा। कुछ और घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन या तो कोई खोलता नहीं था या खोलकर दरवाजा बंद कर देता था। ये गांव कुछ छुपा रहा था। शाम 5:15 पर मैं गांव के दूसरे छोर पर पहुंच गया था जब मैंने उसे देखा। एक छोटा सा घर, बाकियों से थोड़ा अलग। इसकी दीवारें साफ थीं, दरवाजे पर रंग था, और सबसे इंपॉर्टेंट, दरवाजे के बाहर एक छोटी लड़की बैठी थी, गुड़िया से खेलती हुई। बच्चा। इस पूरे गांव में पहला बच्चा जो मुझे दिखा। मैं उसके पास गया। वो करीब 6 से 7 साल की थी। काले बाल, 2 चोटियां, सफेद फ्रॉक। हेलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था, खाली, डेड। तुम्हारा नाम क्या है? रेणु, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम यहां अकेली खेल रही हो? उसने सिर हिलाया। तुम्हारी मम्मी कहां हैं? अंदर। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? रेणु ने मुझे कुछ देर देखा, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे खून को जमा देने वाला था। आप यहां से चले जाइए, वो आज रात आएगी। कौन? वो कुएं वाली आंटी। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। कुएं वाली आंटी, वो कौन है? लेकिन इससे पहले कि रेणु जवाब दे, दरवाजा खुला। एक औरत बाहर आई, 30 के आसपास की, लेकिन उसका चेहरा 40 का लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर थकान और डर। रेणु, अंदर आजा, अभी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में संदेह था। आप कौन हैं? मेरा नाम आदित्य है, मैं दिल्ली से आया हूं, पत्रकार हूं। हमें कोई पत्रकार नहीं चाहिए, जाइए यहां से प्लीज, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। 15 बच्चे, 16। उसकी आवाज कांप गई। क्या? औरत ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमी आवाज में बोली,
पिछली पूर्णिमा को एक और बच्चा 16 हो गए। कब थी पूर्णिमा? 5 दिन पहले। मैंने क्विकली कैलकुलेट किया, अगर पैटर्न सही है तो अगली पूर्णिमा आज रात। औरत का चेहरा और सफेद पड़ गया। हाँ, इसीलिए आप जाइए अभी, सूरज ढलने से पहले। लेकिन मैं हेल्प कर सकता हूं। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई नहीं, हमने सब ट्राई किया, पुलिस, पंडित, तांत्रिक, कुछ नहीं हुआ। वो आती है, वो ले जाती है, और कोई कोई कुछ नहीं कर पाता। कौन कौन आती है? औरत ने गहरी सांस ली। उसने रेणु को अंदर भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मेरे पास आकर धीरे से बोली, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन लोग उसे बुलाते हैं कुएं वाली। कुआं? कौन सा कुआं? गांव के पूर्वी छोर पर, पुराने पीपल के पेड़ के पास। वो कुआं, वो 100 साल से ज्यादा पुराना है, और उसमें उसमें कुछ है, कुछ जो जिंदा है, कुछ जो भूखा है। भूखा? किस चीज का? औरत की आवाज फुसफुसाहट बन गई। बच्चों का। एक ठंडी हवा चली। सूरज अब होराइजन के करीब था। मुझे पूरी कहानी बताइए प्लीज। औरत ने सिर हिलाया। नहीं, यहां नहीं, अंधेरा हो रहा है। अगर आपको सच जानना है तो शांति दादी से मिलिए। वो इस गांव की सबसे बूढ़ी हैं। वो सब जानती हैं। उनका घर मंदिर के पीछे है। लेकिन जाइए अभी, और अगर अंधेरा हो जाए तो बाहर मत घूमिए। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के पीछे एक छोटा सा मकान था। बाकी घरों से अलग, इसकी दीवारों पर कोई दरार नहीं थी। दरवाजे पर नीम की पत्तियां लटकी थीं और चौखट पर सिंदूर से कोई सिंबल बना था। मैंने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। आवाज अंदर से आई, बूढ़ी लेकिन फर्म। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ धार्मिक, कुछ परिवार की। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें दिया जल रहा था, और बीच में एक चारपाई पर बैठी थी एक बुजुर्ग औरत। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 80, 90। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल पूरी तरह सफेद, लेकिन उसकी आंखें जवान थीं, तेज, मुझे पड़ रही थीं। तुम वो पत्रकार हो? आपको कैसे पता? उसने हल्की सी हंसी हंसी। छोटा गांव है, खबर फैलती है। बैठो। मैं उसके सामने जमीन पर बैठ गया। तुम्हें पता है आज रात क्या है? पूर्णिमा। तो भी आए? मुझे सच जानना है। उसने मुझे कुछ देर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सच जानना है, ठीक है, लेकिन जो मैं बताऊंगी वो सुनकर तुम शायद यहां से भाग जाओ, या शायद पागल हो जाओ, या शायद तुम वो करो जो पिछले 100 सालों में कोई नहीं कर पाया। क्या? उसे रोको। शांति दादी ने पास रखे लोटे से पानी पिया, फिर बोलना शुरू किया। यह कहानी 1923 की है। मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी दादी ने मुझे सब बताया था। वो वहां थी, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। मैंने अपनी नोटबुक निकाली। उस जमाने में इस गांव का नाम कालापुर नहीं था, इसे बुलाते थे सूर्यपुर। खुशहाल गांव था, फसलें अच्छी होती थीं, लोग हंसते खेलते थे। फिर क्या हुआ? फिर आया ठाकुर भैरव सिंह। उसकी आवाज में जर घुल गया। ठाकुर इस इलाके का जमींदार था, क्रूर, लालची, वासना भरा। उसके लिए गांव के लोग जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक दिन उसकी नजर पड़ी कमला पर। कमला कौन थी? शांति दादी की आंखों में एक अजीब सी नरमी आई, जैसे किसी पुरानी याद को छू रही हूं। कमला इस गांव की सबसे सुंदर औरत थी। उम्र होगी 25-26 साल। विधवा थी। पति 3 साल पहले बीमारी से मर गया था। 2 छोटे बच्चे थे उसके, बेटा नरेश 8 साल का और बेटी गौरी 6 साल की। कमला अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं थी। वो अपना गुजारा खुद करती थी, खेतों में काम करती, घर घर जाकर सिलाई करती। फिर ठाकुर ने कमला को अपनी रखैल बनाना चाहा। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। उसने कमला के पास अपने आदमी भेजे, धमकियां दी, लालच दिए, लेकिन कमला ने मना कर दिया। हर बार उसने कहा, मेरे बच्चों की कसम, मैं अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। ठाकुर को इनकार बर्दाश्त नहीं था। शांति दादी की आवाज भारी हो गई। एक पूर्णिमा की रात ठाकुर ने गांव में अफवाह फैला दी। उसने कहा कि कमला डायन है, कि वो बच्चों का खून पीती है और उसके बच्चे बड़े होकर राक्षस बनेंगे, और गांव में जो बीमारियां फैल रही हैं वो कमला के जादू टोने की वजह से हैं। और लोगों ने यकीन कर लिया। लोग डरे हुए थे, अनपढ़ थे,
अंधविश्वासी थे और ठाकुर पावरफुल था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की। उस रात एक भीड़ कमला के घर आई। शांति दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहले उसके बच्चों को। वो रुक गई। उसका गला भर्रा गया। दादी, अगर आप नहीं बताना चाहती। नहीं, तुम्हें जानना जरूरी है। उसने खुद को संभाला। उन्होंने नरेश और गौरी को कमला के सामने, उसके सामने उसने आंखें बंद कर ली। उन्हें पत्थर मार मार कर मार डाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथों में नोटबुक कांप रही थी। कमला चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसने भीड़ के पैर पकड़े, माफी मांगी। हालांकि उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने कमला को भी पत्थर मारे। उसे घसीटते हुए गांव के पूर्वी छोर पर ले गए। वहां एक पुराना कुआं था, सूखा हुआ, और उसे उस कुएं में जिंदा फेंक दिया। मेरा मुंह सूख गया। वो कुआं 60 फीट गहरा था। कमला की टांगें टूट गई नीचे गिरने से। वो चीखती रही, रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही। 3 दिन तक वो उस कुएं में जिंदा रही, तड़पती रही, प्यास से, भूख से, दर्द से, बच्चों की याद से। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन कोई नहीं गया। और जब वो मर रही थी, उसकी आखिरी सांस थी, तब उसने श्राप दिया। क्या श्राप? शांति दादी ने मुझे सीधा देखा। जिस गांव ने मेरे बच्चे मारे, मैं उस गांव के हर बच्चे को लूंगी। पूर्णिमा की हर रात मैं आऊंगी, और जब तक ये गांव खत्म नहीं हो जाता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। शाम हो चुकी थी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। दादी, वो कुआं, वो अभी भी है? शांति दादी ने सिर हिलाया। हाँ, गांव के पूर्वी छोर पर, पुराने पीपल के पास। मैं वहां जाना चाहता हूं। आज रात नहीं। उसकी आवाज सख्त थी। पूर्णिमा है, लेकिन सुनो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में अजीब ताकत थी। मैं जानती हूं तुम यकीन नहीं करते। तुम सोचते हो यह सब अंधविश्वास है। शायद है भी, लेकिन एक बात सच है, आज रात कुछ होगा। और अगर तुम उस कुएं के पास गए, तुम वापस नहीं आओगे। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। देखना है? वो खड़ी हो गई। तो देखो, लेकिन यहां से, मेरे साथ, सुरक्षित जगह से। कैसे? शांति दादी खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन आसमान में एक बड़ा, गोल, चमकीला चांद निकल रहा था। पूर्णिमा। जब घड़ी में 2 बजेंगे, तब देखना, सड़क पर, कुएं की तरफ। क्या दिखेगा? उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में सदियों का दर्द था। मैंने शांति दादी के घर में ही रुकने का फैसला किया। राम सिंह के पास जाना अब पॉसिबल नहीं था। अंधेरा हो चुका था, और मुझे एडमिट करना पड़ा कि मैं थोड़ा डरा हुआ था। शांति दादी ने मुझे खाना दिया। दाल रोटी, साधारण लेकिन गरम। दादी, एक बात बताइए, मैंने पूछा। अगर यह श्राप 1923 से है, तो पिछले 100 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया? किया, बहुत कुछ किया, शांति दादी ने कहा। पुलिस आई, जांच की, गई। पंडित आए, हवन किए, गए। तांत्रिक आए, मंत्र पढ़े, गए। कुछ नहीं हुआ। कुछ ने तो कुएं को बंद करने की कोशिश की, पत्थर, सीमेंट, स्टील, लेकिन हर बार अगली सुबह कुआं खुला मिलता, जैसे था। यह तो इम्पॉसिबल है। शांति दादी ने कंधे उचकाए। इम्पॉसिबल? हाँ, लेकिन है। मैं चुप हो गया। एक और बात, शांति दादी ने कहा, वो बच्चे जो गायब हुए, वो कभी नहीं मिले। मतलब उनके शव भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जैसे वो बस गायब हो गए, हवा में, ऐसे ही। ये और भी अजीब है। अगर कोई सीरियल किलर है, तो शव कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो। शांति दादी की आवाज धीमी हो गई। या शायद वो जहां ले जाती है, वहां से कोई वापस नहीं आता। रात 1:45 पर मैं खिड़की के पास बैठा था। बाहर देख रहा था। गांव में कोई रोशनी नहीं थी। हर घर अंधेरे में डूबा था। चांद का ठंडा, सफेद प्रकाश सड़कों पर पड़ रहा था, लंबी, विचित्र परछाइयां बना रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। शांति दादी मेरे पीछे खड़ी थी। क्या तुम तैयार हो? किसके लिए? देखने के लिए। मैंने घड़ी देखी। 1:58। 2 मिनट। हम दोनों चुप रहे, खिड़की से बाहर देखते रहे। 1:59। कुछ नहीं। 2:00। पहले तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सुना, बहुत दूर से, बहुत धीमा, लेकिन साफ, एक लोरी, औरत की आवाज में, सो जा रे, सो जा।
चंदा आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी, चुप, देखो। मैंने सड़क पर देखा। दूर से, सड़क के दूसरे छोर से कुछ आ रहा था। पहले यह एक सफेद धब्बा था, फिर जैसे जैसे करीब आया, एक आकृति, औरत की, सफेद साड़ी में। लेकिन लेकिन कुछ गलत था। वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसके बाल इतने लंबे कि जमीन पर घिसट रहे थे। पूनम की रात आई, बच्चों को ले जाई, गाना जारी था। और फिर मैंने देखा, उसके पीछे और भी आकृतियां थीं, छोटी छोटी आकृतियां। बच्चे, 10, 12, 15, 16 बच्चे एक लाइन में उस औरत के पीछे चल रहे थे, सब सफेद कपड़ों में। सबकी आंखें खुली लेकिन खाली, चेहरे बिल्कुल सफेद, एक्सप्रेशनलेस। मेरा खून जम गया। दादी, वो बच्चे, शांति दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो 16 बच्चे जो गायब हुए। लेकिन वो मर चुके हैं। मरना? क्या होता है मरना? शांति दादी की आवाज कांप रही थी। वो न जिंदा हैं न मरे, वो उसके हैं अब, हमेशा के लिए। उसकी गुलाम, उसके खिलौने। वो जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और फिर वो औरत रुकी, एक घर के सामने। वो घर जहां मैंने उस छोटी लड़की को देखा था, रेणु को। नहीं, मेरे मुंह से निकला। औरत ने अपना हाथ उठाया, जो असामान्य रूप से लंबा था, उंगलियां पतली और काली, और घर की तरफ इशारा किया। और फिर घर का दरवाजा खुला। रेणु बाहर आई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सो रही थी। वो धीरे धीरे जैसे सम्मोहित होकर उस औरत की तरफ चलने लगी। पीछे से उसकी मां की चीख आई, रेणु, नहीं, रुक जा। औरत बाहर भागी। उसने रेणु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रेणु को छूने वाला था, वो पीछे उड़ गई, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने धक्का दिया हो। वो जमीन पर गिरी और मूव नहीं कर पाई, जैसे पत्थर हो गई। दादी, हमें कुछ करना होगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा। रुको, शांति दादी ने चिल्लाकर कहा, बाहर मत जाओ। लेकिन वो बच्ची, बहुत देर हो चुकी है। मैंने खिड़की से देखा। रेणु अब उस औरत के पास पहुंच गई थी। औरत ने अपना हाथ रेणु के सिर पर रखा और रेणु का चेहरा सफेद हो गया। उसकी आंखें और खाली हो गईं। अब वो भी उन बच्चों में शामिल हो गई थी, 17वां बच्चा। वो सब धीरे धीरे गांव के पूर्वी छोर की तरफ, उस कुएं की तरफ चलने लगे और कुछ ही मिनटों में वो सब अंधेरे में गायब हो गए। सड़क फिर से खाली थी। सन्नाटा फिर से पसर गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा। वो रियल था। मेरी आवाज कांप रही थी। शांति दादी मेरे पास आकर बैठ गई। अब विश्वास हुआ? मैं कुछ नहीं बोल पाया। जाओ, सुबह होते ही यहां से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में अभी भी वो दृश्य था, रेणु का सफेद चेहरा, उसकी खाली आंखें। नहीं, क्या? मैं नहीं जाऊंगा। मेरी आवाज में अजीब सी दृढ़ता आ गई। वो बच्ची, रेणु, वो 7 साल की थी और 16 और बच्चे। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन्हें बचाया नहीं जा सकता बेटा। शांति दादी की आवाज में दर्द था। वो चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। तो फिर इसे रोकना होगा और बच्चे ना जाएं। ये साइकिल टूटना चाहिए। शांति दादी ने मुझे देखा कुछ देर तक, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम बहादुर हो या पागल, पता नहीं, लेकिन शायद क्या? शायद एक रास्ता है। सुबह की पहली किरण के साथ शांति दादी ने मुझे एक पुरानी पेटी दिखाई। ये मेरी दादी की है। उन्होंने वो सब डॉक्यूमेंट किया था जो उस रात हुआ था, और बाद में भी उन्होंने तरीके खोजे थे उसे रोकने के। काम किए, कभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसने पेटी खोली। अंदर पुराने कागजात थे, कुछ किताबें और एक छोटी डायरी। ये पढ़ो, शायद कुछ काम का मिले। अगले कुछ घंटे मैंने उस डायरी को पढ़ने में बिताए। ये शांति दादी की परदादी की थी। उन्होंने 1923 की उस भयानक रात का वर्णन किया था और उसके बाद के सालों का भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कमला का शरीर अभी भी कुएं में है, कभी नहीं निकाला गया। श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कमला को न्याय नहीं मिलता। न्याय का मतलब उसके शरीर को सम्मान से अंतिम संस्कार देना और उन लोगों के वंशजों से क्षमा मंगवाना जिन्होंने यह अपराध किया। लेकिन एक समस्या, कमला अब वो नहीं रही जो पहले थी। वो अब एक पृथनी है,
प्योर हेट्रेड और बदले की भावना से बनी। हो सकता है कि अब उसे न्याय से भी शांति न मिले। एक और रास्ता, अगर कोई उस कुएं में जाए, कमला के अवशेषों को ढूंढे और एक स्पेसिफिक रिचुअल करे जो उसकी आत्मा को मुक्त कर दे। यह रिचुअल क्या है? मैंने पूछा। शांति दादी ने एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुछ संस्कृत श्लोक लिखे थे और कुछ सिंबल्स जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह रिचुअल है, उसने कहा। मेरी दादी ने इसे एक अघोरी साधु से सीखा था। उन्होंने कभी इसे यूज नहीं किया क्योंकि 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 इसके लिए किसी को उस कुएं में उतरना होगा, जिंदा, और वहां वहां जो है उसका सामना करना होगा। मैंने कागज देखा। मेरी संस्कृत कमजोर थी, लेकिन कुछ शब्द समझ आ रहे थे। ये क्या लिखा है? शांति दादी ने कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। आत्मा जो क्रोध में बंधी है, उसे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। जो अन्याय हुआ उसे स्वीकार करो। जो पाप हुआ उसके लिए क्षमा मांगो। जलते दीपक के साथ, पवित्र जल के साथ उसके अवशेषों को स्पर्श करो और 3 बार कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ, शांति पाओ। बस इतना? इतना आसान नहीं है बेटा। शांति दादी की आवाज गंभीर थी। वो कुआं 60 फीट गहरा है, अंधेरा, और उसमें उसमें वो है, कमला, या जो कुछ भी वो अब बन चुकी है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो फिर यह रिचुअल काम कैसे करेगा? रिचुअल तभी काम करेगा जब तुम उसके अवशेषों तक पहुंचो, उसकी हड्डियां या जो कुछ भी बचा है। और वो, यानी मुझे अगली रात तक रुकना होगा? हाँ, और पगली रात उस कुएं में उतरना होगा। दिन धीरे धीरे बीता। मैंने शांति दादी से और जानकारी ली। उसने बताया, कुआं पुराने पीपल के पास है। पीपल का पेड़ भी अब सूख चुका है, जैसे उसमें भी जिंदगी नहीं बची। कुएं के चारों तरफ एक पुरानी दीवार है। उस पर सिंबल्स बने हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब वो काम नहीं करते। कुएं में उतरने के लिए पुराने जमाने में रस्सी और बाल्टी होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। मुझे रस्सी चाहिए, मैंने कहा, और टॉर्च, और हिम्मत, शांति दादी ने जोड़ा। दोपहर में मैं गांव में गया। लोग अभी भी मुझसे कतरा रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था। उम्मीद, या शायद क्यूरियोसिटी। रेणु की मां को मैंने खोजा। वो अपने घर के बाहर बैठी थी, पत्थर की तरह। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान। आंटी, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, और मैं कुछ करने वाला हूं। क्या? उसकी आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, बस खालीपन। मैं उस कुएं में जा रहा हूं, आज रात। वो मुझे कुछ देर देखती रही, फिर उसने हल्की सी कड़वी हंसी हंसी। पागल हो? शायद। वहां से कोई वापस नहीं आता। मैं आऊंगा, और शायद रेणु को भी वापस ला पाऊं। उसकी आंखों में कुछ चमका। रेणु को? वो तो मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अगर वो अभी भी कहीं हैं, किसी फॉर्म में, तो मैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश करूंगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्यों? तुम्हारा इस गांव से क्या लेना देना? यह सवाल मुझे भी हैरान कर गया। सच में मैं यहां एक स्टोरी के लिए आया था, सनसनीखेज हेडलाइंस के लिए, अपने करियर के लिए। लेकिन अब पता नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा। शायद इसलिए कि यह सही है, शायद इसलिए कि मैंने रेणु को देखा था, उसकी आंखें, उसकी गुड़िया। शायद इसलिए कि 17 बच्चे, 17 मासूम बच्चे, वो किसी की भूख की वजह से तड़प रहे हैं, और यह गलत है। औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। भगवान तुम्हें सफलता दे। शाम होते होते मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। 70 फीट लंबी मजबूत रस्सी एक किसान से मिली, 2 हैवी ड्यूटी टॉर्चेस और एक्स्ट्रा बैटरीज, पानी की बोतल, माचिस और दीपक शांति दादी ने दिया। गंगा जल शांति दादी के पास था, वो कागज जिस पर रिचुअल लिखा था, और मेरी पॉकेट नाइफ। एक और चीज, शांति दादी ने कहा। उसने अपने गले से एक लॉकेट उतारा, पुराना, चांदी का, जिस पर हनुमान जी की छवि थी। ये पहनो, मेरी माँ का था, प्रोटेक्शन देगा। मैंने लॉकेट पहन लिया। और एक बात याद रखना, वो तुमसे बात करेगी, वो तुम्हारे डर को भड़काएगी, तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढेगी। मत सुनना, अपने मिशन पर फोकस रखना। समझ गया? और अगर अगर तुम वापस ना आ पाओ, उसकी आवाज भर्रा गई, तो मैं दुनिया को बताऊंगी तुमने क्या किया। तुम्हारी सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं वापस आऊंगा दादी,
रात 2:30 पर चांद आसमान में पूरे जोर पर था। उसकी सफेद रोशनी गांव पर एक भूतिया परत चढ़ा रही थी। मैं गांव के पूर्वी छोर की तरफ चल रहा था, अकेला। शांति दादी साथ आना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसकी उम्र में यह खतरा लेना सही नहीं था। रास्ते में मैंने वही सन्नाटा महसूस किया जो कल था। हर घर बंद, हर खिड़की अंधेरी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर इंतजार कर रहा था। और फिर मैंने वो देखा, पीपल का पेड़। वो वाकई सूख चुका था। उसकी एक भी पत्ती हरी नहीं थी। टहनियां काली और मुड़ी हुई थीं, जैसे दर्द में ऐंठ गई हों। और पेड़ के पास कुआं। पहली नजर में यह एक साधारण पुराना कुआं लगता था, गोल पत्थर की दीवार से घिरा, करीब 3 फीट ऊंचा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया, ठंड, एक अजीब अप्राकृतिक ठंड जो हड्डियों तक जा रही थी। और वो गंध, सड़न की, मौत की, जो और तीखी हो गई थी। मैंने कुएं के पास जाकर अंदर झांका। अंधेरा, पूर्ण गहरा अंधेरा, जैसे कोई वॉइड हो जो सारी रोशनी को निगल जाए। मैंने टॉर्च जलाई और नीचे की तरफ फेंकी। रोशनी कुछ फीट तक गई और फिर जैसे अब्सॉर्ब्ड हो गई। मुझे नीचे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने रस्सी का एक सिरा पीपल के तने से बांध दिया, कई गांठें लगाईं, ये श्योर करते हुए कि यह मजबूत है। दूसरा सिरा अपनी कमर में बांधा। घड़ी देखी, 2:45, 15 मिनट बाकी। मैंने एक गहरी सांस ली और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। नीचे देखा, अंधेरा मुझे घूर रहा था। भगवान, अगर आप हैं तो आज जरूर साथ रहना। और मैंने रस्सी पकड़कर खुद को नीचे उतारना शुरू किया। पहले 10 फीट नॉर्मल थे, रस्सी पर ग्रिप था, पैर दीवार पर टिके थे। टॉर्च मेरे मुंह में थी, रोशनी नीचे की तरफ। 20 फीट पर तापमान और गिर गया। मेरी सांस धुएं की तरह दिखने लगी। 30 फीट पर मैंने वो आवाज सुनी, आ गया, नया खिलौना आ गया। मेरी ग्रिप ढीली होते होते बची। मैंने खुद को संभाला। इग्नोर करो, मैंने खुद से कहा, ये ट्रिक्स हैं, इग्नोर करो। 40 फीट, तुम भी मर जाओगे जैसे बाकी सब, तुम भी। आवाज अब और करीब थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने जल्दी जल्दी उतरना शुरू किया। 50 फीट, और तभी मेरे पैरों ने कुछ छुआ, जमीन या जो भी वहां था। मैंने टॉर्च से नीचे देखा, कीचड़, काला गाढ़ा कीचड़, और उसमें हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां, बच्चों की। मेरा पेट उलट गया। मैंने मुंह पर हाथ रखा, भगवान। और तभी टॉर्च की रोशनी कुछ और पर पड़ी। एक कोने में दीवार से सटी एक आकृति, औरत, सफेद साड़ी में। वो वहीं बैठी थी, घुटनों को छाती से लगाए, सिर झुकाए। कमला। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो फट जाएगा। वो वहीं थी, बस कुछ फीट दूर, और वो हिल नहीं रही थी। कमला, मेरी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। मैंने घड़ी देखी, 2:55, 5 मिनट। मुझे अभी रिचुअल करना था। मैंने धीरे धीरे अपना बैग खोला, दीपक निकाला, गंगा जल, माचिस। दीपक जलाने की कोशिश की। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। जलने नहीं दूंगी। आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन वो आकृति जो कोने में थी, वो अब वहां नहीं थी। ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा। मैं जिस रस्सी के सहारे नीचे आया था, वह उसी रस्सी पर उल्टी लटकी हुई थी, जैसे कोई मकड़ी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें, जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां बस खालीपन था, काला वॉइड। और उसका मुंह खुला था, असामान्य रूप से चौड़ा, दांत नुकीले, काले। तुम क्यों आए? उसकी आवाज 1000 आवाजों का मिश्रण थी, औरत की, बच्चों की, जानवरों की। मेरा शरीर जम गया। हाथ पैर कहना मान नहीं रहे थे। जवाब दो, क्यों आए? मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। वो हंसी, भयानक कर्कश हंसी। मुक्त? मुझे? मैं मुक्त हूं। मैं अब किसी की गुलाम नहीं। मैं अब वो हूं जिससे सब डरते हैं। लेकिन तुम दर्द में हो। मैं जानता हूं जो हुआ। तुम क्या जानते हो? वो अचानक नीचे आई, इतनी तेजी से कि मुझे दिखा नहीं। और अब वो मेरे सामने थी, बस इंच भर दूर। तुम क्या जानते हो उस दर्द के बारे में जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मारा जाए? तुम क्या जानते हो उस प्यास के बारे में जब तुम 3 दिन तक तड़पो और कोई पानी की एक बूंद न दे? तुम क्या जानते हो उस अकेलेपन के बारे में जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे?
उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, या जो भी उसका चेहरा था। सड़ी हुई चमड़ी, हड्डियां झलकती हुईं और वो खाली आंखें जो किसी अंधेरे डिमेंशन में खुलती थीं। मुझे माफ करो, मैंने कहा। क्या? जो हुआ, जो उन लोगों ने किया, वो गलत था, बहुत गलत। तुम निर्दोष थी, तुम्हारे बच्चे निर्दोष थे, और उन्होंने अक्षम्य अपराध किया। वो रुकी। मैं उनमें से नहीं हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं माफी मांगता हूं उन सब की तरफ से। माफी? उसकी आवाज में कुछ बदला। माफी से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं, लेकिन और बच्चों को मारने से भी नहीं आएंगे। वो कुछ देर चुप रही। तुम अलग हो, मैं बस इंसान हूं। वो भी इंसान थे जिन्होंने मुझे मारा, पर वो गलत थे, इसीलिए मैं यहां हूं ये सब रोकने। 3 बजे मैंने जल्दी से दीपक उठाया। इस बार माचिस जली और दीपक भी। गंगा जल उठाया। क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में पहली बार डर था। तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। मैंने रिचुअल के शब्द बोलने शुरू किए। आत्मा जो क्रोध में बंधी है, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं। नहीं, वो चीखी। जो अन्याय हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो पाप हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। वो मुझ पर झपटी, लेकिन जैसे ही मैंने गंगा जल छिड़का, वो पीछे हट गई, जैसे जल गई हो। इस जलते दीपक के साथ, इस पवित्र जल के साथ मैंने वो देखा जो कमला के अवशेष थे। कोने में पड़ी हड्डियां, 100 साल पुरानी। मैंने उन्हें छुआ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। नहीं नहीं नहीं, जाओ। कुआं हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। शांति पाओ। एक भयानक चीख, 1000 आवाजें एक साथ, और फिर रोशनी। अंधेरे में अचानक एक गर्म सुनहरी रोशनी। मैंने देखा, कमला अब अलग दिख रही थी। वो राक्षस नहीं थी। वो औरत थी जो 100 साल पहले थी। सुंदर, जवान, मासूम, और उसके साथ 2 बच्चे, नरेश और गौरी। मां! वो दौड़कर उससे लिपट गए। कमला रो रही थी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये खुशी के थे। उसने मुझे देखा, धन्यवाद, और फिर वो तीनों धीरे धीरे ऊपर जाने लगे, रोशनी की तरफ, और गायब हो गए। और उनके पीछे और भी बच्चे, 17 बच्चे। वो सब जो गायब हुए थे, रेणु भी, वो सब ऊपर जा रहे थे, मुक्त हो रहे थे। सुबह जब मैं कुएं से बाहर निकला, सूरज निकल चुका था। गांव में कुछ बदला था। हवा हल्की थी। वो दम घोंटू भारीपन, वो सड़न की गंध, सब गायब। और लोग बाहर थे। पहली बार मैंने कालापुर में जिंदगी देखी। शांति दादी मेरा इंतजार कर रही थी। जब उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने कर दिया? हाँ दादी, वो रोने लगी, खुशी से। रेणु की मां भी आई। मेरी बच्ची? मैंने उसे सब बताया कि रेणु मुक्त हो गई, कि वो अब शांति में है। वो भी रोई, दर्द और राहत का मिश्रण। वो वापस नहीं आ सकती? उसने पूछा। नहीं, लेकिन वो अब तड़प नहीं रही, वो अब खुश है। मैं उसी दिन शाम को वापस चला। राम सिंह मुझे लेने आया था। जब उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास था। साहब, आप ठीक हैं? हाँ राम सिंह, मैं ठीक हूं। लेकिन वो कुआं अब बस एक कुआं है और कुछ नहीं। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव का वो बोर्ड जिस पर पॉपुलेशन लिखी थी, किसी ने उसे साफ कर दिया था। अब उस पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, कालापुर, नई शुरुआत।